सो वी डिस्कस्ड कार्बन अनायंस इन द लास्ट क्लास. हमने स्ट्रक्चर देखा उसका. सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन अनायन है ना. ये इन्वर्जन होता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3 और शेप होता है पिरामिडल. ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल ये इसका शेप होता है. और इसका हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखना, इट इज sp3. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायंस. तो तीन रीजंस होते हैं स्टेबिलिटी के लिए: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और एस कैरेक्टर. ठीक है. तो ये तीनों कैरेक्टर्स अपन देखेंगे, तीनों की वजह से स्टेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है. सबसे पहले देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट. इंडक्टिव इफेक्ट. तो देखो यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी. ओके, सो वी हैव कार्बन अनायन को मैं अगर सिंपल तौर पे दिखाना चाहता हूँ, सो दैट इज़ अ कार्बन अनायन, इजंट इट. अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ मैं, बट आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, कोई आर ग्रुप दिखा सकता हूँ मैं, एंड देन देर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन. या सो इफ देर इज an electron donating group, okay, if these are electron donating group, मतलब प्लस आई इफेक्ट अगर मेरे को मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट अगर मेरे को मिलेगा, तो जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. मेक सेंस? क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट कर रहा है इसको, ओके, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट अगर दिखाता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनायन डिक्रीज हो जाएगी. अंडरस्टूड है क्या? या उसी तरह से अगर नेगेटिव आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट अगर है, मतलब कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ओके, विड्रॉ करता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. या सो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है एज कंपेयर टू कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन में क्या था? देयर वाज अ पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट. जैसे कोई ग्रुप्स है यहाँ पे, कार्बोकैटायन में देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो हमको क्या चाहिए? कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज कम हो. अगर पॉजिटिव चार्ज कम करना है तो उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तभी कम होगा व्हेन दीज आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. दोनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली अपोजिट अपने को मिलना चाहिए, और वही अपने को मिलता है. ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर, कार्बोकैटायन में टर्शरी वाज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन एंड मिथिल वाज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है. ओके, मिथिल कार्बन अनायन इज मोस्ट स्टेबल, टर्शरी कार्बन अनायन इज लीस्ट स्टेबल. समझ में आए? बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट. आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो भी अल्कील ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. जितने ज़्यादा अल्कील ग्रुप उतनी कम स्टेबिलिटी. ओके, सो मिथिल कार्बन अनायन जो छोटा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा इस केस में. ओके, सो देखना, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथिल. इसमें मिथिल सबसे ज़्यादा स्टेबल, टर्शरी सबसे कम स्टेबल. नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, रेजोनेंस ये हमेशा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है. जब भी रेजोनेंस रहेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. ओके, देखो ये है बेंजिलिक कार्बन अनायन, बेंजिलिक कार्बन अनायन. ठीक है, ये कार्बन जो होता है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन रहेगा, ओके, बेंजीन के ऊपर का कार्बन, उसको अपन बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन. उसके हाइड्रोजन जो रहेंगे उसको अपन बोलेंगे बेंजिलिक हाइड्रोजन. ओके, तो दिस इज अ प्राइमरी बेंजिलिक कार्बन अनायन, दिस इज अ सेकेंडरी बेंजिलिक एंड दिस इज अ टर्शरी. तो अगर देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस रहेगा, 2 बेंजीन रिंग है. यहाँ पे उससे ज़्यादा रेजोनेंस रहेगा क्योंकि 3 बेंजीन रिंग है. ठीक है ना. इसेंशियली अगर मेरे को डीलोकलाइजेशन दिखाना है, ठीक है ना, डीलोकलाइजेशन अगर दिखाना है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होगा. यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ये पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होगा, और ये भी बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होगा. समझ में आया? और यहाँ पे ये 3 जगह डीलोकलाइज हो रहा है, 3 बेंजीन रिंग के ऊपर. अंडरस्टूड है? सो बिकॉज ऑफ वेरी एक्सटेंसिव delocalization of negative charge in this structure, this is very stable. In fact, this is one of the carbon anion
जिसको तुम एज अ सॉल्ट करके ऑब्टेन कर सकते हो. इट इज स्टेबल इनफ दैट यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन दिस एज अ सॉल्ट. ओके, बाकी जो कार्बन एनायन है इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है. दे डिकम्पोज वेरी इजीली, दे रिएक्ट विथ समथिंग वेरी इजीली. ठीक है, समझ में आया क्या ये? नेक्स्ट चीज़ देख लो. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. एग्जैक्टली अपोजिट दैट ऑफ कार्बोकैटायन. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ कार्बोकैटायन, सॉरी दिस इज अ कार्बन एनायन. ठीक है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो अगर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल ग्रुप इस जैसे या CN ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, अगर मैं वहाँ पे लगाता हूँ तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे. देखो वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है. ओके, दिस आर रिमूविंग, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरे को ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा. ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और फिर यू कैन मूव द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर और गेट अ डबल बॉन्ड. यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके, सारे एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं. राइट, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्टेबल. एग्जैक्टली अपोजिट हुआ था व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बोकैटायन. जाके देख लेना, बैक एंड फोर्थ करना और जाके देखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था कार्बोकैटायन के केस में तो क्या हुआ था, किस तरह का स्ट्रक्चर मिला था. समझ में आया ना. वहाँ पे अपने को 2 पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं एडजेसेंट इसमें. अगर यहाँ पे मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं. ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये अनस्टेबल हो जाएगा. लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर है तो नेगेटिव चार्ज मूव होंगे और तुमको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इस केस में. सो दिस इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है ना. इसको अपन इनफैक्ट इसको नाम भी देते हैं, इसको अपन बोलते हैं इनोलेट. ओके, ये इनॉल का सॉल्ट है. देखो ये कीटोन है, कीटोन का ये क्या है, टॉटमर है. इसको क्या बोलते हैं, इनोल, लेकिन ये सॉल्ट है ना, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन इनोलेट. ओके, इनोलेट. समझ में आ गया. सो दिस इज कीटोन इनोलेट वाला ये बन रहा है इसका, है ना. कीटोन ये ग्रुप बोल रहे हैं अपन और उसका ये इनोलेट वाला ये पोर्शन है बेसिकली. सो इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ इनॉल, तो इसको अपन इनोलेट बोलते हैं. इसका एक अलग तरह का केमिस्ट्री होता है, वो अपन आगे देखेंगे. ठीक है ना, अभी नहीं, फिलहाल नहीं. जो इनोलेट केमिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये अपने को अल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में आएगी, इनोलेट केमिस्ट्री. ठीक है. सो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे. ठीक है ना, देयर इज़ अ कार्बन एनायन और मान लो कि ये OH ग्रुप या OCH3 ग्रुप या OR ग्रुप ऐसा कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ इस तरह से तो देयर इज गोइंग टू बी 2 नेगेटिव चार्जेस. ऑलराइट, वर्स्ट केस सिनारियो हो गया ये. क्यों? यू कैन सी दैट राइट, इज अ वर्स्ट केस सिनारियो बेसिकली. 2 नेगेटिव, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास. ऑलराइट, इनफैक्ट अगर अपन मतलब ये इसलिए आ रहा है बिकॉज इफ़ यू कैलकुलेट द बैलेंस फॉर्मल चार्ज तो इसके ऊपर अपने को 2 नेगेटिव चार्जेस दिख रहे और इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपांड होते जा रहा है. तो क्या इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है क्या? कार्बन के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इजंट इट. कार्बन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ये. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, मतलब जो कार्बन एनायन है वो इसी फॉर्म में रहेगा. समझ में ना, देयर इज जस्ट वन फॉर्म, देयर इज नो स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर. इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई दूसरा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है. सो दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल. समझ में आया कि तो कार्बन एनायन इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेक्स्ट टू इट. ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इट इज स्टेबल. नेक्स्ट फैक्टर जो देख रहे हैं अपन, दैट इज S कैरेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. अब तो अपने को मालूम है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के होते हैं, sp, sp2 एंड sp3. ओके, दीज आर द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन. अब यहाँ पे देर इज अ 50% S कैरेक्टर. यस, अपन ने देखा है ये हाइब्रिडाइजेशन के वक्त 50% S कैरेक्टर. यहाँ पे कितना होता है S कैरेक्टर बताओ? करेक्ट है, 33.3% S कैरेक्टर. और यहाँ पे होता है 25% S कैरेक्टर. ठीक है ना, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तुम, यहाँ दिखता ही है, इजंट इट. S कैरेक्टर बढ़ता है. ओके,
तो क्या होता है, एस ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है इन द हाइब्रिडाइजेशन वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एस है एक पी है, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। और उससे जो मिक्सचर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मतलब दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू एस, ओके। ये स्फेरिकल थोड़ा सा बनेगा, ऑर्बिटल है तो एस पी, राइट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, या, बट ये ज़्यादा स्फेरिकल बनेगा, ओके, एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एस कैरेक्टर सबसे कम है तो ये कम से कम स्फेरिकल रहेगा। इसका साइज़ भी बड़ा रहेगा, साइज़ भी अगर देखोगे तुम, एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो साइज़ डिक्रीज होता है, क्योंकि एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज़ अ स्मॉलर ऑर्बिटल आउट ऑफ द पी, एस एंड पी, ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे अपन 2s और 2p में फॉर एग्जांपल, तो अपने को दिखता है कि 2s इज स्मॉलर, स्फेरिकल, ओके, तो एंड इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो ये कैरेक्टर्स है एस के, इजंट इट। और उसका कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो ये कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी मोर स्फेरिकल, इट इज़ गोइंग टू बी स्मॉलर, इट इज़ गोइंग टू बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। समझ में आ गया? सो बेसिकली जब इस डायरेक्शन में जाते हैं अपन तो साइज भी डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट, ऐसा बोलेंगे ना अपन, राइट टू लेफ्ट साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, ओके, इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ये भी इंक्रीज होगा, इजंट इट। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये अपने को ऑर्डर मिलता है स्टेबिलिटी का ऑफ कार्बन एनायन। sp3 वाला कार्बन एनायन दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। sp2 वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, sp वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इनफैक्ट ये कार्बन एनायन बनाना आसान है, ओके। इसको अपन अल्कनाइड आयन बोलते हैं। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो अपन हाइड्रोकार्बन में देखते हैं, ठीक है। अल्काइंस है, अल्काइंस का जो हाइड्रोजन होता है वो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, इसको अपन बोलते हैं अल्कनाइड आयन, ओके। सो इस तरह से अपन करते हैं, जैसे मान लो कोई R है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन है, ठीक है। इसको अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता हूँ, जैसे NaNH2 सोडामाइड, ठीक है, सोडामाइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर इससे रिएक्ट करता हूँ तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और मेरे को मिलेगा सॉल्ट, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या मिल रहा है, NH3। तो देखो NH2 ने हाइड्रोजन उठा लिया, इजंट इट। ये जो NH2 था इसने ये हाइड्रोजन उठा लिया और उसका अमोनिया बना दिया, हाइड्रोजन निकाला, इसलिए जो अल्काइन था इसका अल्कनाइड आयन बन गया। तो ये बनाना आसान है और ये हम रिएक्शंस में बहुत रेगुलरली बनाते हैं, इससे इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड है? या रिमेंबर कि अपन ने लास्ट इसमें ये भी बोला था कि कार्बन एनायंस आर न्यूक्लियोफिलिक, बराबर है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कार्बन एनायंस आर न्यूक्लियोफिलिक, कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रोफिलिक, इजंट इट। मतलब दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ओके, एंड दे विल बिहेव लाइक दैट। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी ना वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरह के रिएक्शंस देंगे, किस तरह के प्रोडक्ट देंगे, ये अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये अपन हाइड्रोकार्बन में देखने वाले हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। इसके वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होता है, दैट इज़ द रीज़न वाई यू सी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन एनायन इन दैट ऑर्डर, ठीक है। इन जनरल तुम अगर स्टेबिलिटी देखो तो बेंजेलिक, एलिलिक ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एंड देन मिथिल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड देन लीस्ट स्टेबल इज टर्शियरी कार्बन एनायन, ठीक है। इफ़ यू कंसिडर द अल्कील वाले जो कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन का अगर तुम कंपेयर करो, सिर्फ अल्कील वाले, एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर तुमको मिल रहा है, ओके। अल्कील कार्बोकेटायन में टर्शियरी इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड मिथिल इज़ द लीस्ट स्टेबल, और अगर कार्बन एनायन देखो तुम, अल्कील के केस में मिथिल इज़ द मोस्ट स्टेबल, टर्शियरी इज़ द लीस्ट स्टेबल, एंड इन बोथ केसेस दीज आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ठीक है ना। सो थोड़ा सा ऑर्डर देख लेना कार्बोकेटायन का और कार्बन एनायन का, ये दोनों चीज़ें तुमको याद रहनी चाहिए। हियर इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन। अज्यूम कर लो कि ये कंपाउंड जो है वो सभी कार्बन एनायन बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन एनायन बनाएगा? ओके, लेट्स मूव ऑन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। ओके, दैट इज द स्मॉलेस्ट अल्किल हैलाइड। देखो, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज प्राइमरी। ठीक है, और अपना जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है दैट इज टर्शरी सबसे कम, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल आएगा सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा प्राइमरी इस केस में। ठीक है ना, अब प्राइमरी के 2 है तो आंसर बी और डी में से एक होना चाहिए, या बट बी इज स्मॉलर, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हल्का सा कम रहेगा। ऑब्वियसली दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर नियर अबाउट सेम रहेगी, बट सिंस वी हैड टू चूज वन, वी विल चूज बी। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अपना अभी कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन एनायन हो गया। अब जो अपना थर्ड है दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्री रेडिकल, दैट इज द थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। Alright, and obviously it's also one of the important one, okay, very important reaction intermediate. अब यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल का। ठीक है, यू कैन सी दैट देर इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिडाइज्ड sp2 hybridized orbital, sp2 orbital. ओके, सो ये कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इन अनहाइब्रिडाइज्ड sp2 सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz। ओके, ये जो कार्बन है, राइट, इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। ये अपने को क्लियरली दिखता है, जो बॉन्ड एंगल आ रहा है दैट इज़ 120 का बॉन्ड एंगल है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी sp2। ठीक है, सो ये ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री रहेगा। ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर, और उसको ये परपेंडिकुलर ये 2p ऑर्बिटल रहेगा बेसिकली, और उसमें रहेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बोकैटायन अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम होता है, सिर्फ कार्बोकैटायन में देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल। समझ में आया क्या? देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर इन कार्बोकैटायन, लेकिन इस केस में देर इज़ अ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल प्लेनर, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, अंडरस्टूड है क्या? So that is the structure of free radical. Now this is a substrate. देखो किस तरह से free radical form होता है, एक demonstrate कर रहे हैं अपन basically, and you remove the living group. Okay, लेकिन जो bond break हो रहा है कार्बन और living group के बीच में, that is homolytic cleavage हो रहा है। Okay, कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन में दोनों केसेस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल्स में देर इज़ अ होमोलिटिक क्लीवेज, और ये लिविंग ग्रुप अपना वहाँ से निकल गया। ठीक है, एंड व्हाट यू गेट इज़ अ मिथाइल रेडिकल इस केस में। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेडिकल बन रहा है बेसिकली, और एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुम्हारे 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं 1, 2 एंड 3, सो यू गेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ गोइंग टू बी इन अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ओके, वी गेट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट्स है। कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्री रेडिकल्स आर वेरी कॉमन। ओके, ये स्पेसिफिकली जैसे हमारे बॉडी में जो है वो बहुत आसानी से बनते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट हैज़ बीन सेड कि इनके वजह से काफ़ी बीमारियां भी होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल एक्चुअली डू लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट नाउअडेज, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जो जनरेट होते हैं उनको ये ट्रैप करते हैं। ठीक है, रिमेंबर फ्री रेडिकल्स हैड बीन एसोसिएटेड विद अल्जाइमर, पार्किंसंस, अम्योट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ALS जिसको बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग को जो था, ओके, ALS, ट्यूमर्स, कैंसर्स। ओके, सो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं इंक्लूडिंग एजिंग। ओके, फ्री रेडिकल्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ एजिंग। अगर तुम्हारी बॉडी को रिकवर होने को टाइम ना दो, ठीक है ना, तो एजिंग रैपिड होती है। तुमने देखा होगा कभी कभी ये होता है। ओके, मतलब है ना, कभी कभी ऐसा लगेगा तुमको कि 40-45 साल का आदमी भी जवान दिखता है, और
समटाइम्स 25, 26, 30 में भी आदमी बुढ़ा लगता है। ओके, ये अपने बॉडी का कितना एक्सर्शन करवाते हैं अपन, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। सो प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन में तुमको ये, इसीलिए तुमको याद होगा कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा जीते थे, बिकॉज उनका डाइट अच्छा था। ओके, हेल्दी डाइट था, उनके डाइट में सब कुछ आता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं। पैकेज फूड खाने से क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गया, क्वालिटी जो है लाइफ की क्वालिटी वो भी डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, पैकेज्ड फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड ये कम खाना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा जीना ही नहीं चाहते तो उसको कोई रोक नहीं सकता बेसिकली, बट इन जनरल जेनेटिकली हम लोग मरना नहीं चाहते एटलीस्ट, बराबर है। वी वॉन्ट टू लीव, दैट इज़ हाउ आवर जीन्स आर डिज़ाइंड बेसिकली। डिज़ाइन बनो या इवॉल्व हो जो भी है, वट एवर इट इज़, बट we don't have a kill gene in our system. Okay, we don't want to kill ourselves, we don't want to die, we want to live forever basically. So पुराने ज़माने में that was the philosophy, we wanted to live, alright, और उसको लेके उनकी लाइफस्टाइल थी, ठीक है ना, that was the lifestyle basically, और इसकी वजह से they used to live longer. Okay, so remember free radicals are very reactive. Okay, और ये हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं। ओके, ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो जो अपन ने जस्ट अभी देखा कि किस तरह से होता है, तो ये देखो मिथिल ग्रुप है, देयर इज़ अ लिविंग ग्रुप। ऑलराइट, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली। ओके, सो सबसे पहले तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, मिथिल प्लस लिविंग ग्रुप, सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे, एंड लेट्स से दिस इज लिविंग ग्रुप। ओके, और ये बॉन्ड क्या ब्रेक होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा। अब जब होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो ये देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ओके, इसको अपन 2p-z ऑर्बिटल बोल रहे हैं, एंड देन 3 ऑर्बिटल्स आर लेफ्ट विथ 3 हाइड्रोजन्स। ऑलराइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द बॉन्ड हैज़ ब्रोकन होमोलिटिकली एंड यू गॉट अ फ्री रेडिकल। ठीक है, ये अपना मिथिल रेडिकल जनरेट हो गया। मिथिल रेडिकल में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अपन ने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड वेरी फ्लीटिंग। ओके, दे एग्जिस्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उसके लिए ये एग्जिस्ट करते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ये फ्री रेडिकल्स या रेडिकल्स जनरेट करते हैं। ओके, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। जो भी रिएजेंट ये करवाएगा, ओके, कोई भी रिएजेंट यहाँ पे करवा सकता है, इसको अपन बोलते हैं रेडिकल जनरेटिंग एजेंट। कोई भी रिएजेंट करवा सकता है, इट कैन बी यूवी लाइट, इट कैन बी पेरोक्साइड्स। ओके, सो वेरी कॉमनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेरोक्साइड्स एंड यूवी लाइट ये हम यूज़ करते हैं टू जनरेट रेडिकल्स। ओके, क्लियर है क्या ये? यहाँ पे तुम इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। वी हैव अ मीथेन फॉर एग्जाम्पल एंड क्लोरीन, ये तुम्हारे को रिएक्शन 10th में भी थी। ओके, यू हैड दिस रिएक्शन इन द 10th इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, सनलाइट बोलो या फिर यू कैन ऑल्सो हीट, डजेंट मैटर। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमको मिथिल क्लोराइड मिलता है और HCl मिलता है। ये जो रिएक्शन होता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। रेडिकल ये सबसे पहले क्लोरीन रेडिकल होमोलिटिकली ब्रेक होगा, तुमको क्लोरीन रेडिकल मिलेगा। क्लोरीन रेडिकल बड़े आसानी से फॉर्म होता है और वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होके अल्कील हैलाइड बनाएगा। ओके, दिस हैपन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज अल्किलेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। दिस इज कॉल्ड, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, ये इस रिएक्शन का नाम है। क्लियर है क्या ये? ओके, सो ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन है देखो किस तरह से होता है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दिस इज जितने भी रेडिकल मैकेनिज्म्स होते हैं इन सभी में
ये 3 स्टेप्स कॉमन है, ठीक है। रिएजेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, लेकिन इट विल ऑलवेज हैव दिस 3 स्टेप्स। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये हम फिर से अल्केन्स चैप्टर में देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? अल्केन्स, ओके। उसमें ये रिएक्शन फिर से देखने वाले हैं। मैं तुमको दिखा देता हूँ इसको किस तरह से होता है। ये मतलब अपना जो रिएक्शन है वो ये है, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमको क्या मिलता है? CH3Cl, ओके, दैट इज़ द कंपाउंड, ओके, दैट इज़ द रिएक्शन। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होती है। यू हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है एंड यू गेट 2 क्लोरीन रेडिकल्स। सो ये क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट हो गए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो इसके बाद वाले जो स्टेप्स है वो नहीं होंगे, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, इज़न्ट इट। सो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप होना है, तो इसको अपन बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं? चेन से होते हैं। इसको अपन बोल रहे हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, ओके। नेक्स्ट क्या होगा? जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ पहले स्टेप में, वो अब हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होगा। यहाँ पे मीथेन है, मीथेन के साथ रिएक्ट होगा और मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। नोटिस करो किस तरह से मैं एरो दिखा रहा हूँ, ओके। दिस आर फिश हुक एरो, इंडिकेट करता है मोमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के जो एरो दिखाते हैं अपन, जैसे ये बॉन्ड है और बॉन्ड में इस तरह से अपन एरो मूव कर रहे हैं, ओके। तो जब ये फिश हुक एरो दिखाते हैं दैट इंडिकेट्स अ होमोलिटिक क्लीवेज, ओके। और अगर मैं इस तरह से दिखाता हूँ उसको, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सिंपल है, ओके। अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया उसने, ओके। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, उससे अपने को क्या मिल रहा है? मिथिल रेडिकल। ये अपना मिथिल रेडिकल बन गया। अब मिथिल रेडिकल फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, समझ में आया? क्लोरीन के साथ या, और यहाँ पे फिर से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाएगा, सॉरी, ये मिथिल रेडिकल और क्लोरीन निकलेगा। यू गेट मिथिल क्लोराइड। दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट। अपने जो रिएक्शन था उसका ये प्रोडक्ट था और बचा क्या है? क्लोरीन रेडिकल। अंडरस्टूड है क्या? सो इन दिस स्टेप वी फॉर्म दिस प्रोडक्ट मिथिल रेडिकल। लेकिन ये एक साइकिल हो गया। इसमें क्या हो गया? क्लोरीन रेडिकल फॉर्म हुआ। अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा? इधर जाएगा और ये मीथेन के साथ रिएक्ट होगा एंड यू गेट मिथिल रेडिकल एंड HCl। अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो मीथेन ये फिर से स्टेप 1 में जा रहा है एंड यू फॉर्म दिस मिथिल रेडिकल। ओके, मिथिल रेडिकल फिर से सेकंड स्टेप में आएगा, ये फॉर्म हो रहा है, फिर से क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगा। ओके, फिर से यहाँ पे जाएगा मिथिल रेडिकल प्लस HCl फॉर्म होगा। मिथिल रेडिकल फिर से मिथिल क्लोराइड और क्लोरीन रेडिकल। इन एवरी सिंगल स्टेप, in every single step या every single cycle you form HCl and methyl chloride। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके, एक रेडिकल एक प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरे से कंटिन्यू चलते रहेगा। यू गेट HCl एंड मिथिल क्लोराइड। ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये जो रेडिकल्स है वो एग्जिस्ट करना बंद नहीं होते। अगर मिथिल रेडिकल बंद हो गया, रिएक्शन स्टॉप। अगर क्लोरीन रेडिकल बंद हो गया तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप। ऑलराइट, एंड दैट विल स्टॉप द चेन। ये जो चेन है ये प्रोपोगेट हो रही है यहाँ पे, स्टेप A के बाद B, B के बाद A, A के बाद B, B के बाद A, यही चल रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट हो रहे हैं। अंडरस्टूड है क्या? अब लास्ट स्टेप इसमें रहेगा चेन टर्मिनेटिंग। ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये कभी ना कभी तो ख़त्म होना चाहिए ना, इज़न्ट इट? ये कब ख़त्म होगा? या तो तुम्हारे जो रिएजेंट्स है वो ख़त्म हो गए, ओके, मतलब कंज्यूम हो गए, ये कंज्यूम हो गया या ये कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। या फिर जो रेडिकल्स बन रहे हैं, है ना, ये जो रेडिकल्स है ये बनना बंद हो गए, कंज्यूम हो गए पूरे।
तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो लास्ट स्टेप जो रहेगा उसको अपन बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में कोई भी रेडिकल्स कंबाइन हो जाएंगे, कोई भी दो रेडिकल्स कंबाइन हो जाएंगे तो रेडिकल्स कंज्यूम हो गए। ओके, ये जब भी होगा तो अपने को चेन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। सो यू कैन सी दैट हाउ द फ्री रेडिकल्स, टू ऑफ द रेडिकल्स कंबाइन एंड यू गेट अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नॉन रेडिकल स्पीसीज, और यहाँ पे इस केस में ये कंज्यूम होता है। तुमको ओजोनोलिसिस मालूम है? ओजोनोलिसिस, आई एम सॉरी, ओजोन डिप्लीशन मालूम है? ओके, देयर इज अ रिएक्शन कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस, जो मैंने गलती से बोल दिया, ये अपन आगे देखेंगे। ओजोनोलिसिस इज डिफरेंट देन दिस थिंग। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन आगे उसको। तो ओजोन डिप्लीशन मालूम है? ओजोन डिप्लीशन कौन करवाता है? CFCs, बराबर है। हाउ CFCs ओजोन डिप्लीशन कैसा करवाते हैं? CFCs इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस है। जब ये ऊपर उठते हैं, दीज आर लाइट, ठीक है, तो ये ऊपर उठते हैं, धीरे धीरे ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं बेसिकली, और यूवी लाइट के वजह से ये CFCs हैलोजन रेडिकल्स बनाते हैं। समझ में? हैलोजन रेडिकल्स अब ओजोन के साथ रिएक्ट होता है और ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और एक नया रेडिकल बनाता है। ठीक है, और ये नया रेडिकल फिर से ओजोन को डिप्लीट करता है, नया रेडिकल बनाता है। सो एवरी सिंगल टाइम रेडिकल रिएक्ट्स विथ ओजोन, ओजोन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में और एक नया रेडिकल बनता है, और ये हर बार ये नया रेडिकल ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक क्लोरीन रेडिकल, एक हैलोजन का रेडिकल 20,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिप्लीट करता है। समझ में आया क्या? दैट इज बिकॉज ऑफ दैट चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये स्टेप जो है ये कंटिन्यूसली सिंगल रेडिकल 20,000 टाइम्स करवाएगा ओजोन के केस में। समझ में आया क्या? मे बी सेम इन दीज और यू नो मोर और लेस सेम व्हाटएवर, बट इन केस ऑफ ओजोन, अगर मैं ओजोन लेता हूँ तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट होकर 20,000 टाइम्स उसको साइकिल करवाता है। एवरी सिंगल टाइम यू गेट अ न्यू रेडिकल जो फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट होता है और उसको डिप्लीट करता है। समझ में आया? एंड दैट इज द रीजन व्हाई CFCs आर वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस। Okay, here's a review question. What is the hybridization of carbon carrying unpaired electron? बता। तुमको बेसिकली पूछा है कि फ्री रेडिकल, ऐसा कार्बन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्री रेडिकल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तुमको याद होगा, हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका। ऑलराइट, सो यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल था 120। अगर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका? समझ में आया ना? बॉन्ड एंगल 120 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 का। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? आई डोंट वांट यू टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चंस, पे अटेंशन। ठीक है ना? पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, इसका जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का बहुत आसान है फ्री रेडिकल का। तुमको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही था, बराबर है। फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है, सिर्फ कार्बन अनायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर अपोजिट आता है। समझ में आया कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा है? सेम है ना? एक ही को याद रखना है, दूसरे को अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से तुम ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है ना भाई, बराबर है कि नहीं? फ्री रेडिकल कैसा है? इलेक्ट्रॉन 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन अनायन, कार्बोकेटाइन के पास क्या है? कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अनायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है? 6, 7, 8 कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन अनायन। ओके, तो दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है?
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहने की वजह से सेम रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यू गोना गेट दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, मिथिल इज लीस्ट स्टेबल, टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है क्या? इवन इंडक्टिव इफेक्ट भी है यहाँ पे, मैंने इसलिए लिखा नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ वेरी वीक एक्चुअली। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एंड देर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इट स्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल। ओके, सो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फ्री रेडिकल। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन केस। नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी अपने को सेम इफेक्ट मिलता है। देखो टर्शरी वाला जो है, ओके, दिस इज अ बेंजेलिक, ओके, दीज आर बेंजेलिक कार्बन्स, मोर स्टेबल। ओके, दिस इज अ बेंजिल रेडिकल, इसको अपन बोलते हैं बेंजिल रेडिकल। ओके, ये होता है अलिल रेडिकल। ओके, ये बेंजिल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अलिल रेडिकल, ध्यान में रखना। ओके, जैसे कार्बोकैटायन में भी था, बेंजिल कैटायन वाज मोर स्टेबल देन अलिल कैटायन, तो यहाँ पे भी अपने को सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल रहा है। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो एंड टेक दिस रिव्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड फॉर्म द मोस्ट स्टेबल रेडिकल? करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सेम एज कार्बोकैटायन। मैंने तुमको बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का और कार्बोकैटायन का सेम है, इसलिए ये ही सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, वही फ्री रेडिकल के लिए भी लागू है। टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, है ना, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। सो टर्शरी इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी फॉर्म भी होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मेशन के लिए कम एनर्जी लगती है, इसलिए ये जल्दी फॉर्म होगा। सो अगर क्वेश्चन को ये पूछता है अपन, विच ऑफ द कंपाउंड वुड फॉर्म मोस्ट रेडिली, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल वुड फॉर्म मोस्ट रेडिली, तो तुम्हारा आंसर क्या होता है? ये, दैट इज द कंपाउंड दैट वुड फॉर्म मोस्ट रेडिली। समझ में आया क्या? ओके, दैट वुड बी द मोस्ट रेडिली फॉर्म्ड फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब ये कंपाउंड फास्ट रिएक्ट भी तो होगा। अगर सबसे जल्दी फॉर्म अगर हो रहा है तो सबसे फास्ट भी यही रिएक्ट होगा। अंडरस्टूड है क्या ये? नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बिन। कार्बिन ये अपना लास्ट इंटरमीडिएट, फोर्थ इंटरमीडिएट। ठीक है, एंड दीज आर यूनिक। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं फॉर्म होते, देयर आर सर्टन रिएक्शन जिसमें कार्बिन्स फॉर्म होते हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं जैसे जैसे अपन जाएंगे। मैं कुछ जितना हो सकता है कार्बिन्स के बारे में उतना मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह के रिएक्शंस देता है। क्या चीज़ अपने को देखना है? स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, कैसे फॉर्म होता है और रिएक्शंस किस तरह के देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो रिएक्शंस में अपने को दिखेगा और जब आएगा मैं तुमको याद दिलवाऊंगा कि कौन सा इंटरमीडिएट है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको पूछूंगा, ध्यान में रखो। ऑलराइट, सबसे पहले तो देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। दिस इज़ कार्बिन, ठीक है ना। जैसे सिंपल अगर कार्बिन देखना है तो यू कैन जस्ट से CH2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, या दैट इज बिट। सो हाइड्रोजन लगा दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मीथीन। ओके, और जनरल में उनको बोलेंगे अपन, जैसे R ग्रुप अगर है तो जनरल में अपन क्या बोलते हैं, उनको कार्बिन बोलते हैं। दैट इज़ अ जनरल, कार्बिन इज़ अ वेरी जनरल टर्म। ठीक है, हाइड्रोजन अगर है तो मीथीन। सो दिस इज बेसिकली अ मीथीन। देखो 2 हाइड्रोजन है, ये है, इसका शेप ये है, इट इज़ एक्चुअली ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, इसका शेप कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है, ध्यान में रखना। दैट इज बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे देर इज अगेन अ p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये वेकेंट है। दिस इज सिमिलर टू कार्बोकैटायन, बराबर है। डिफरेंस ये है कि कार्बोकैटायन में 3 हाइड्रोजन होते हैं और वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। समझ में आया कि कार्बोकैटायन में 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। सो दिस इज कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर। सो ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, वेकेंट p ऑर्बिटल है, दैट इज कार्बोकैटायन। ओके, और अगर तुम कार्बिन देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो नहीं है।
ओके, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वहीं पे है। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ कार्बोकेटायन, सिर्फ ये नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर शेप बनेगा वो क्या बनेगा, बेंट। शेप कैसा बनेगा इसका, बेंट। ओके, जैसे वाटर का शेप होता है ना बेंट, उस टाइप का। बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 120 से कम। समझ में आया क्या, लेस देन 120। समझ में आया, लेस देन 120 रहेगा बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू हाइड्रोजन्स। क्यों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, रिमेंबर दैट, ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड एंगल आएगा लेस देन 120। दिस इज द वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब इस कार्बन के पास, रिमेंबर इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बिन में। ओके, दैट्स वाई इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, दैट्स वाई इट्स वेरी रिएक्टिव। ठीक है, और ये जनरली फॉर्म नहीं होते, कुछ रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं, स्पेशल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। वो कैसे फॉर्म करते हैं अपन बोलते हैं। तो इसमें जनरली एक ही कार्बन होता है। आर ग्रुप तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट दिस आर ग्रुप कैन आइदर भी हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो जाएगा मिथीन। अगर हाइड्रोजन है तो मिथीन हो गया, और या फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं अपन। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है। इसको अपन बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोकार्बिन या डाइक्लोरोमीथीन। राइट, ये बहुत कॉमन होता है। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ यहाँ पे ऑर्बिटल्स मैंने दिखाया नहीं है, बट ये इसी तरह का दिखाया गया। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, 1 2 and 3 ये एक ऑर्बिटल है जिसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। राइट, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयर्ड है। एंड देन देयर इज दिस अनदर ऑर्बिटल दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज नॉट इन द हाइब्रिडाइजेशन और वेकेंट है, जस्ट लाइक इन कार्बोकेटायन। प्रिपरेशन देखो किस तरह से, कार्बिन्स का प्रिपरेशन। ओके, देखो कार्बिन्स के बारे में जितना भी मैं बता रहा हूँ, ओके, मोस्ट ऑफ इट इज़ हियर। फिर बाद में जब अपन फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री देखते हैं, कभी कभी अपने को कार्बिन दिखता है तो वो अपन वहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अगर तुमको कार्बिन ध्यान में रखना है तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहीं लिख लो, अच्छे से रख लो और उसको याद करो। ठीक है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ ध्यान में कैसा रखा जा सकता है इसका स्ट्रक्चर। तो आई होप कि तुमको ध्यान में आ गया हो और याद हो गया हो। ठीक है ना, लेकिन बाकी चीज़ें देख लो अभी किस तरह से अपन फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ क्लोरोमीथेन। ओके, क्लोरोमीथेन है। इसको मैं किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। क्लोरोमीथेन मतलब तो CH3Cl। ओके, दैट इज क्लोरोमीथेन, सॉरी CH3Cl, ये अपना क्लोरोमीथेन है। इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ, जैसे कि KOH हो गया, अल्कोहलिक KOH और NaOH। ठीक है, रिएक्ट करता हूँ। जब कभी ये रहेगा, मतलब जब कभी क्लोरोमीथेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, तो बेस क्या करेगा, बेस इसको हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ओके, और ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरो ठीक से आया नहीं है बेसिकली, वो यहाँ पे आएगा और ये जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा। ये सब कुछ एक स्टेप में हो रहा है। ठीक है, OH ने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन के ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पे आएंगे। ओके, अब यहाँ पे आए, और क्लोरीन एट द सेम टाइम, रिमेंबर क्लोरीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अपन ने इसके पहले देखा हुआ है। क्लोरीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन लीव कर चले जाएगा। ओके, चले गया वो। एंड व्हाट वी गेट इज, रिमेंबर इसमें अभी क्या हो गया कि हाइड्रोजन तो निकल ही गया तुम्हारा, इजंट इट। हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, और क्लोरीन भी निकल गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो तुमको मिल गया मीथीन। तुमको क्या मिल गया, मीथीन मिल गया। अंडरस्टूड है। ओके, उसी तरह से अगर मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूँ तो सेम होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है अपने पास निकालने के लिए, सो दैट इज गुड। ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्लोरीन भाग गया, अपने को मिलेगा। अभी बचा क्या है, ये बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है, तो ये पोर्शन बचा हुआ है, तो अपने को क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। समझ में आया क्या, डाइक्लोरोमीथीन बोलो या डाइक्लोरोकार्बिन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये निकल जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन इज मोर स्टेबल देन मीथीन। द रीज़न फॉर दैट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कार्बिन को स्टेबल करते हैं। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, है ना, तो इसके पास एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम हो जाए तो ये इसको स्टेबलाइज करता है। सो डाइक्लोरोकार्बन इज मोर स्टेबल देन मीथेन। अंडरस्टूड? तो दीज आर द 2 मेथड्स। ये बेसिक मेथड है जिससे अपन कार्बिन बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड है, वो भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइक्लोरोअल्केन। ओके, जेमिनल डाइक्लोरोअल्केन में ये पे आर ग्रुप ले रहे हैं अपन, बेसिकली सम आर ग्रुप। और इसको अगर मैं लिथियम के साथ रिएक्ट करता हूँ, लिथियम के साथ, ऑलराइट, सो सेम प्रोसेस होगा। लिथियम क्लोरीन निकालेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, और एक क्लोरीन जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा बेसिकली एज अ लिविंग ग्रुप, एंड व्हाट वी गेट इज अ कार्बिन। दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन मेथड, तो इसको ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। ओके, दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन मेथड, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब इसके पहले वाले जो 2 मेथड थे वो प्लस दिस मेथड। ये जो कंपाउंड है इसको अपन बोलते हैं डायज़ोमीथेन। तुमको याद है मैंने बताया था कि नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, याद है क्या? आई होप यू रिमेंबर दैट। मैंने तुमको अलग अलग ग्रुप्स बताए थे एज अ लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव हियर, बेस्ट लिविंग ग्रुप, इजंट इट? ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं डायज़ोमीथेन। CH2 है, क्योंकि डायज़ो अल्केन भी होता है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा रहता है दूसरा तो अल्केन बोलते हैं, बट इससे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है प्लस N2। ये जो होता है, दिस पोर्शन इज बेसिकली डायज़ो पोर्शन। ओके, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन डायज़ोमीथेन। ओके, डायज़ोमीथेन अनस्टेबल होता है। द रीज़न फॉर दैट इज इट एक्चुअली हैज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा भी हीट करो या लाइट के प्रेजेंस में दे दो तो ये जो है ये पोर्शन सीधा सीधा निकल जाएगा N2, एंड यू आर लेफ्ट विथ मीथेन। ओके, सो दैट इज योर मीथेन। और तो इस तरह से अपन कार्बिन्स को बनाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने देखा था कार्बन, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने ब्लॉक में लिखेंगे अपन, ये 2s हो गया and this is 2p, बराबर है? ओके, दैट इज द सिचुएशन इज, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवाते हैं अपन एक्साइटेड स्टेट में, एंड वी गेट अ वैलेंसी ऑफ 2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कार्बिन में, ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और ये जो ऑर्बिटल बचा है दैट इज नथिंग बट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 मिले, ठीक है ना? ओके, इजंट इट? 3 मिले, एंड वी गेट दैट, समझा? सो यू हैव 2 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ एक, ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ एक, ये 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, या फिर ये आर ग्रुप ले लो, ठीक है? जस्ट राइट हाइड्रोजन देयर, दैट्स फाइन। और बचा क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये जो ऑर्बिटल बचा हुआ है, दिस वन, दैट इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अंडरस्टूड है क्या? अब लगे हाथ हम कार्बिन्स की रिएक्शंस भी देख लेते हैं। सिंपल सी रिएक्शंस है, इसको ज़्यादा डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जब ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा, किसी रिएक्शन में आएगा तो अपन इसको मैं तुमको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बिन की खास रिएक्शन है, यूनिक है, इसीलिए कार्बिन के बारे में अपन ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ज़्यादा नहीं आता, रिमेंबर? इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, कार्बिन्स के बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कार्बिन्स जो होते हैं वो सिग्मा एंड पाई इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है ना, पाई एंड सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन में जाते हैं। इनकी यूनिक रिएक्शन से इंसर्ट करते हैं अपने आप को, समझ में आ रहा ना? तो जैसे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड है बेसिकली, कोई सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, ये खुद बीच में आ जाएंगे उसके, समझ में? जैसे ये है A और B, ओके, और कार्बिन है, कार्बिन है, कौन सा है, CH2 लेंगे अपन, ठीक है? तो इनकी आदत क्या होती है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये बीच में चले आते हैं, ये आ गए बीच में। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। कार्बिन इंसर्ट देमसेल्फ विद इन अ सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली दे कैन ऑल्सो डू दैट
विद इन अ पाई बॉन्ड। तो तुमको पाई इंसर्शन दिखाता हूँ, ये पाई इंसर्शन। ओके, सो यहाँ पे कार्बिन है, कार्बिन के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा, दिस आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर दैट। ओके, इसको अपन सिंगलेट कार्बिन बोल रहे हैं। देर इज ऑल्सो ट्रिपलेट कार्बिन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी गोना टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अभी बात नहीं करते, एक्चुअली दे वाज इन द नोट्स, लेकिन कंफ्यूजिंग लगता था इसलिए अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट ट्रिपलेट कार्बिन व्हेन इट इज़ नेसेसरी। आई डोंट थिंक दिस आर इन योर सिलेबस, सो अपने को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। सिर्फ सिंगलेट कार्बिन या कार्बिन जनरल, जब कार्बिन की बात कर रहे हैं तो वी टॉकिंग अबाउट सिंगलेट कार्बिन। ओके, तो यहाँ पे देर इज़ अ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कैसा है, सिस है। ओके, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, सिस अल्कीन, सिस पाई बॉन्ड है। कार्बिन उसमें इंसर्ट करता है, देखो प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, सिन प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे सिस साइक्लोप्रोपेन मिल रहा है मेरे को, इजंट इट। सिस अल्कीन लिया तो सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको अपन सिन एडिशन या सिन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। मतलब कि हुआ क्या है कि कार्बिन एक साइड से ऐड हो गया इसमें, ठीक है, समझ में आया क्या। जैसे ये डबल बॉन्ड है, मान लो ये, इसको डबल बॉन्ड मान लो तुम, एंड देन यू हैव अल्कीन, ठीक है ना, सिस है, दिस इज बेसिकली सिस, और इधर हाइड्रोजन है, तो ये आर ग्रुप हो गए मान लो। अब मान लो कि कार्बिन ऐड होना है, कहाँ से ऐड होगा, या तो नीचे से हो सकता है या तो ऊपर से हो सकता है। अगर नीचे से ऐड हुआ तो दोनों आर ग्रुप कहाँ मूव होंगे, ऊपर, सिस। अगर ऊपर से ऐड हुआ तो दोनों आर ग्रुप कहाँ जाएंगे, नीचे, सिस। आइदर वे यू गेट अ सिस प्रोडक्ट, बराबर है। और सिस प्रोडक्ट कैसा होता है, मेजो, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखो तुमको स्टीरियो केमिस्ट्री भी आ रही है, यहाँ पे मेजो मिल रहा है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है। हाँ, अगर मैं ट्रांस लेता हूँ तो ट्रांस में क्या मिलेगा मेरे को, फिर रेसिमिक मिक्सचर, समझ में आया। ट्रांस में मतलब कि ये इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना। ट्रांस में अभी एक्चुअली मैं पकड़ नहीं सकता, बट दैट इज समझ लो कि ये डबल बॉन्ड है। ओके, दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड दिस आर नाउ ट्रांस, बराबर है, ट्रांस आर ग्रुप है। और अगर ऐड होता है, नीचे से ऐड हुआ तो दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज हाउ दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मूव। ओके, yeah, this is how they are going to move and this is what we're going to get, we're going to get trans product. Okay, और अगर ऊपर से ऐड हुआ तो दोनों नीचे मूव हो जाएंगे इस तरह से, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट ट्रांस अल्कीन, एक ऊपर है एक नीचे है, यू कैन सी दैट, ठीक है। सो इसेंशियली ट्रांस होता है तो वी गेट, ठीक है ना। अगर ट्रांस लेते हैं अपन, आई डोंट नो इफ आई हैव द एग्जांपल हियर, 1 सेकंड, सिस दिया है, ठीक है, एनीवे। सो अगर मान लो ट्रांस होता है, ठीक है ना, आर ग्रुप अगर ट्रांस है तो एक ऊपर और एक नीचे मूव होगा एंड यू कैन गेट ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रांस में, और ट्रांस मिल रहा है इसलिए अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, अंडरस्टूड है। सो सिस में अपने को सिन मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट एंड वी गेट अ मेजो कंपाउंड। ट्रांस में अगर है, ओके, ट्रांस अल्कीन अगर लेते हैं तो गोना गेट ट्रांस प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट रिएक्शन होता है सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कार्बिन अपने आप को बीच में इंसर्ट कर दिया, यू गेट दैट। ओके, यू कैन सी दैट सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, अगर कार्बिन है और मीथेन है, मीथेन का मेरे को क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। ओके, चेन इलोंगेट हो गया, ठीक है। रिमेंबर मीथेन एंड इथेन, इनको अपन बोलते हैं होमोलॉगस, होमोलॉग्स, ओके ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज होगी, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो ये हो गए होमोलॉग्स, ऑलराइट। और अगर मैं मिथीन इसको कार्बिन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, ओके, कार्बिन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो व्हाट वी गेट इज होमोलॉग्स। होमोलॉग्स में डिफरेंस क्या होता है, CH2 का, इजंट इट। CH2 का डिफरेंस होता है विच हैज़ अ मास ऑफ 14 यूनिट, ये डिफरेंस हो रहा है होमोलॉग्स में। सो वी कैन क्रिएट होमोलॉग्स। इसमें फिर से मैं एक कार्बिन ऐड कर सकता हूँ, प्रोपेन बना सकता हूँ, उससे मैं ब्यूटेन बना सकता हूँ, समझ में आ गया। उससे मैं प्रोपेन, उससे मैं ब्यूटेन बना सकता हूँ, क्लियर है क्या। सो मैं होमोलॉगस सीरीज पूरी बना सकता हूँ यूजिंग सिग्मा इंसर्शन रिएक्शंस। पाई इंसर्शन में क्या बन रहा है, साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा, इजंट इट। पाई इंसर्शन में
पा इंसर्शन। देखो कार्बिन जनरेट कैसा करना उसका अलग डिस्कशन है। देर आर 3 मेथड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट जो अपन ने डिस्कस किया फॉर जनरेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन जनरेट करने के बाद अब क्या करोगे, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करोगे तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा। ओके, सिंगल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करोगे तो होमोलॉग बनेगा। ओके, sigma insertion and pi insertion, these are the 2 insertion types of reactions of carbene. Here's a review question, last thing for today, and we're going to stop after this. What is the major product of the following reaction? इसका major product क्या रहेगा बताओ। Remember what this reagent does, ये reagent का काम क्या है, क्या करेगा और अपने को क्या product मिलेगा वो बताओ। ये है actual exam question, समझ में आया क्या? ये कैसा है, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है, इसीलिए देखो कितने लोगों ने गलत किया है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ लाइक ओल्ड, ठीक है ना, ये काफ़ी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब 2-4 साल पहले की बात है। बेसिकली ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, एग्जैक्टली इस तरह से नहीं पूछा था, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा था, बट यही पूछा था। राइट, अब दिस इज़ बेस्ड अपॉन एडिशन ऑफ कार्बिन टू द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले what type of pi bond is this cis or trans? This is cis. cis अगर ऐड करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिन, ठीक है, सिन बोलो या सिस बोलो, इट डजंट मैटर, सिस मिलता है। अब तुमको क्या करना है, सिस प्रोडक्ट ढूंढना है। सिस कौन से है, 1 and 2। ओके, दीज आर द सिस प्रोडक्ट, दे आर एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक ये इसलिए क्योंकि इनका शेप जो है ना दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, दे डोंट एक्चुअली ओवरलैप, ठीक है, ये मतलब इनका जो शेप बनता है ना, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन रिंग और ये रिंग दीज आर नॉट एक्चुअली फ्लैट, दीज आर नॉट प्लेनर, तो दैट्स व्हाई दे डोंट ओवरलैप। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई थिंक 1 and 2 आर बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड। द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ ट्रांस अपने को कब मिलता, जब ये ट्रांस होता तो अपने को ये मिलता। समझ में आया क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांस होता तो अपने को डबल बॉन्ड, तो अपने को ये मिलता ट्रांस। ओके, बट दैट कैन नॉट बी द केस, है ना, यहाँ पे साइक्लो इसमें ये ट्रांस हो ही नहीं सकते, सो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अपने को। इज दिस क्लियर? 1 and 2 दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। Alright, अगर कोई डाउट नहीं है तो you guys can leave. I will see you in the next class, okay, whenever we have our next class. Alright, thank you very much. Bye bye.